हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर डिस्कस फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और फिजियोलॉजिकल आयन के जो फंक्शन है उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले भी इलेक्ट्रोलाइट का एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि उसके आगे ही अपन इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। उसकी लिंक हम मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसको देख लो। ठीक है, तो आप जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के फंक्शन। तो द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर मेंटेन फिजियोलॉजिकल बैलेंस, आयनिक बैलेंस और ऑस्मोटिक बैलेंस। यानी कि आप इसको एक ट्रिक से समझ सकते हो, PIO यानी कि PO यानी फिजियोलॉजिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस और ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेंटेन करता है। अब देखो सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन किया गया है कि फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। देखो अपन को फिजियोलॉजिकल आयन के फंक्शन को जानने से पहले अपन को जानना होगा कि आखिर फिजियोलॉजिकल आयन क्या होते हैं। तो चलिए अपन जान लेते हैं कि द आयंस विच हेल्प और मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी आर नॉन फिजियोलॉजिकल आयन। यानी कि ऐसे आयन जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करते हैं, तो उनको फिजियोलॉजिकल आयन कहलाते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है, याद करो HEP में पढ़ा होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी उसमें जो एनाटॉमी का मतलब था वो था स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब था फंक्शन। यानी कि जो ऐसे आयन जो अपनी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल आयन। ठीक है, दीज आयन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट विथ नॉर्मल फैक्शन एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, मेजर फिजियोलॉजिकल आयन जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट, आयरन, मैग्नीशियम। इसके पहले जैसे अपने पहले वीडियो में एक टेबल मतलब टेबल बनी हुई थी, उसमें जितने भी कैटायन और एनायन थे उनको बनाया हुआ था, तो आप उसको पहले से अच्छे से समझ लेना, तो आपको ये भी मतलब इनके नाम वाम सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके फंक्शन है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस में मेंशन टॉपिक भी है। सबसे पहले अपन जान लेंगे कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कि अबाउट 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज फाउंड इन बोन्स। यानी कि देखो, ये तो सभी कहते हैं कि जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अपने बॉडी का 99% कैल्शियम है वो अपने बोन्स बोन्स में पाया जाता है। एंड रिमेनिंग इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। यानी कि बचा जो 1% बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं और उसमें पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे अपन ने पढ़ा हुआ था फर्स्ट वीडियो में, वो फ्लूइड होता है जो सेल के बाहर पाया जाता है। जो सेल के अंदर अंदर पाया जाता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, 110% ऑफ द इंजेस्टेड कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT ट्रैक एंड रिमाइंडर इज एक्सचेंज्ड विद फेसेस। यानी कि जितना भी अपन कैल्शियम मतलब इंजेस्ट करते हैं अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, उसका 10% ही अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि GIT ट्रैक रहता है उसमें एब्जॉर्ब होता है, और बाकी का जो बचा हुआ रहता है 90% वो एक्सक्रीट हो जाता है फेसेस के या यूरिया के थ्रू। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज प्लाज्मा एवरेज अबाउट 9.4 mg/dl। ठीक है, अपने प्लाज्मा में जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन यानी मात्रा है वो 9.4 mg/dl है। यानी कि अपन इसको अगर मान लें तो ये 9 से 10 mg/dl के बीच में होती है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, यानी जो अपनी हड्डियाँ और दांतों के फॉर्मेशन में वर्क करते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस स्मूथ मसल, जो अपने मसल्स रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। अब इसके सोर्स क्या है, द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम इंक्लूड मिल्क यानी कि दूध, ग्रीन वेजिटेबल, एग, फिश इत्यादि जो हैं इसके सोर्स हैं। मैग्नीशियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट इन बॉडी इज अबाउट 25 ग्राम। जो अपनी बॉडी में मैग्नीशियम रहता है वो 25 ग्राम रहता है। ठीक है, इट इज यूज्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है। यानी कि जो मैग्नीशियम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्मूथ जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम रहता है उसके स्मूथ फंक्शन में ही हेल्प करता है। अब मैग्नीशियम के सोर्स क्या है, ठीक है, द सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रीन वेजिटेरियन लेग्यूमेंट्स यानी कि होता है फलियाँ। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेरियन लेग्यूमेंट्स यानी कि जो सब्जियों की जो फलियाँ हैं उनसे मैग्नीशियम पाया जाता है, मीट से, मिल्क से, सोयाबीन से, और हेली ग्रेन यानी कि गेहूँ से। अब आ जाते हैं सोडियम पे। ठीक है, सोडियम इज द मेजर कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो सोडियम पे जो Na+ होता है यानी कि एक कैटायन है। अपन ने देखो पहले वीडियो में एक टेबल बनाई हुई थी, उसमें जितने भी कैटायन है एनायन है उनको अपन ने डिवाइड करके लिखा हुआ था, तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो उससे आपको जो है हर एक जो
फिजियोलॉजिकल आयन है उसका एक पॉइंट आपको बनाने को आप लिख सकते हो उससे। कहते सोडियम इज द मेजर कैटायन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, जो एक्स्ट्रा सेलुलर रहता है उसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन रहता है 142 मिली इक्वालेंट पर लीटर। यहाँ पर लिखा होगा MEQ पर लीटर, इसका फुल फॉर्म होता है मिली इक्वालेंट पर लीटर। ठीक है, इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम 10 मिली इक्वालेंट पर लीटर। अब इसके सोर्स क्या क्या है सोडियम के सोर्स जो है सॉल्ट यानी कि नमक, मिल्क, सी फूड, बेकिंग सोडा इत्यादि से जो है अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है? सोडियम में बी इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड एंड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो सोडियम है अपने बॉडी में नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में और जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है उसको मेंटेन में एक काम आता है। ठीक है, अब द नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी 5 to 20 ग्राम, एंड फिर जो अपनी बॉडी में इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 5 से 20 ग्राम के बीच में पाई जाती है। आगे तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम इज अ मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन। देखो ये भी कैटायन है क्योंकि इस पर भी K+ है, बट अब इसके पहले पढ़ा मैग्नीशियम, वो था एक्स्ट्रा सेलुलर, ये था इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है पोटेशियम की वो है 5 मिली एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ऐसी इंट्रासेलुलर में 100 मिली इक्वलेंट पर लीटर जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है। इसके सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ पोटेशियम इज वेजिटेबल, यानी कि सब्जियाँ, फ्रूट्स, मिल्क, लेग्यूम्स, मीट इत्यादि। लेग्यूम्स यानी अभी बताया था यानी कि फलियाँ। ठीक है, पोटेशियम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एज अबाउट 2.6 पर kg वेट ऑफ पोटेशियम। तो इसकी फंक्शन क्या है? ठीक है, पोटेशियम आयन आर यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड। जो पोटेशियम आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंपोजिशन रहती है उसको मेंटेन करने में काम आता है। एंड असिस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, यानी कि जो एसिड बेस बैलेंस को यानी कि pH को भी मेंटेन करता है। और पोटेशियम आयन आर यूज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कल, पोटेशियम आयन जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्मूथ एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्मूथ और स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसरी यानी कि इम्पोर्टेंट, ज़रूरी या इम्पोर्टेंट यानी कि इसकी आवश्यकता ही है। ठीक है, क्लोराइड, हम थोड़ा सा क्लोराइड के बारे में जान लेते हैं। तो क्लोराइड इज द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन। क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन द बॉडी इज अबाउट 50 m इक्वलेंट, यानी कि मिली इक्वलेंट पर kg। यानी क्लोराइड जो आयन रहता है अपने बॉडी में 50 मिली इक्वलेंट पर kg पाया जाता है। और ये जो है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। ठीक है, एंड द बॉडी डेली रिक्वायरमेंट इज अबाउट 5 to 10 ग्राम। ठीक है, जो क्लोराइड की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है डेली वो 5 से 10 ग्राम डेली रहती है एज अ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के रूप में। इसके सोर्स क्या है? इसका सोर्स जो है टैबलेट सॉल्ट है। अब टैबलेट सॉल्ट वो सॉल्ट है जो अपन कुकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन इज एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। जो क्लोराइड आयन है यूरिन के थ्रू और जो है अपनी स्किन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। स्किन से कैसे? जब उनको पसीना आता है तो अपने पसीने में जो है स्वेटिंग के दौरान निकल जाता है, इसलिए जो है अपना पसीना वो खारा होता है और यूरिन के थ्रू यानी कि निकल जाता है। इसकी फंक्शन क्या है क्लोराइड के? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में यूज होता है। और जो एसिड बेस रेगुलेशन है उसमें भी ये असिस्ट यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्लोराइड आयन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl इन द स्टमच। अब आप ये पता होगा कि जो अपने स्टमच में है अम्ल होता है, अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है जो कि पाचन में हेल्प करता है। अब कौन सा अम्ल होता है अपने स्टमच में? HCl होता है। तो HCl कहाँ से आ जाता है? जब अपन क्लोराइड को अपन इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में पाया जाता है, वो स्टमच में जो हाइड्रोजन होता है यानी कि H यानी कि H4 हाइड्रोजन होता है, उससे कंबाइन करके HCl बना लेता है स्टमच में। यानी कि अब आयरन जान लेते हैं।
तो इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी जो आयरन होता है अपने हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और ये एक्ट करता है कैरियर के रूप में। कैरियर किस तरीके से, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए अपने पूरे बॉडी में सप्लाई कराता है, यानी कि कैरियर का काम ये करता है। द सोर्स ऑफ आयरन इंक्लूड ग्रीन लीफ, यानी कि हरी पत्तियों के जो वेजिटेबल होते हैं और बाजरा होते हैं वो आयरन के मेन सोर्स होते हैं। हरी पत्तियाँ जैसे कि जाना होगा पालक की भाजी, यानी कि पालक में भी आयरन पाया जाता है, तो इसलिए आ गया ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जो चिल्ड्रन की ग्रोथ में एंड प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं उनके अंदर भी तो जो चिल्ड्रन की ग्रोथ हो रही है, यानी कि इसलिए दोनों में इम्पोर्टेंट रहता है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन आयरन केस एनीमिया, ठीक है, जो आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। ठीक है, फॉस्फेट इज द प्रिंसिपल एनायन ऑफ इंटरसेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो फॉस्फेट होता है वो एक होता है प्रिंसिपल एनायन होता है इंटरसेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्लाज्मा इज मेनली इन टू फॉर्म, यानी कि HPO4 माइनस माइनस एंड H2PO4 माइनस। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहते हैं अपने प्लाज्मा में दो फॉर्म में पाए जाते हैं, HPO4 डबल माइनस एंड H2PO4 सिंगल माइनस। एंड द बॉडी डेली रिक्वायरमेंट इज अबाउट 900 mg, यानी कि अपनी बॉडी को 900 mg फॉस्फेट की डेली रिक्वायरमेंट रहती है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फेट रिकेट्स ऑकर, यानी कि फॉस्फेट की डिफिशियंसी से रिकेट्स पाया जाता है। और जो फॉस्फेट होता है ये अपनी पूरी होल बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि आयरन रहता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, बट नहीं, ये जो फॉस्फेट होता है पूरे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन पर कि फॉस्फेट के क्या क्या फंक्शन है। तो फॉस्फेट जो होता है ATP के फॉर्मेशन में वर्क करता है। अभी अगले सेमेस्टर में आप जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री में ATP पढ़ोगे। मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि ATP जो होती है एनर्जी का फॉर्म होता है जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अपनी जो बॉडी है वो पूरी ATP पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो फॉस्फेट आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, HPO4 डबल माइनस एंड H2PO4 मेक एन इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, ये दोनों जो फॉस्फेट होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये बफर सिस्टम जो अपनी बॉडी में होता है, ठीक है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉस्फेट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम नॉर्मल बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, यानी कि जो कैल्शियम नॉर्मल बोन अपने जो बोन हो गए और टीथ के डेवलपमेंट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें फॉस्फेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अपना ये सेकंड लेक्चर जो है इलेक्ट्रोलाइट का ये भी खत्म हो चुका है। और जो अभी अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ORS, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये समझो कि हर साल आ ही जाता है शॉर्ट नोट में या किसी क्वेश्चन के साथ भी चिपका दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इलेक्ट्रोलाइट को कवर करने लेना। और लास्ट की वीडियो में आपको समझा दूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको किस तरीके से लिखना है इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो ये सब आपको बता दूंगा।